नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मोटे अनाज उगाएं, अच्छी आय कमाएं। पशुओं में गलघोटू रोग की समस्या और रोकथाम का उपाय। अपने देश में पहले से ही परंपरागत रूप से मोटे अनाज का उत्पादन होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के कारण इन मोटे अनाजों की खेती में कमी आई है। परंतु समय ने एक और करवट ली और बदलती जलवायु परिस्थितियों और मोटे अनाजों की डिमांड के कारण फिर से इन अनाजों का उत्पादन बढ़ने लगा। मोटे अनाजों की खेती कम पानी और कम लागत में किसी भी भूमि में आसानी से की जा सकती है। तो ये मोटे अनाज किस प्रकार से उपयोगी हैं और कैसे किसान इनसे अधिक आय कमाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं गाँव भैराणा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज में भारत का अनुमानित हिस्सा 41% तक है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि उगाए जाते हैं, लेकिन इनका खान पान केवल ग्रामीणों तक सिमट कर रह गया है, जबकि मोटे अनाजों का सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। मोटे अनाज में सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। ये शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। देखिए, जैसा 2023 को मिलेट ईयर, मोटे अनाज का वर्ष हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जिस तरह से योगा होके आया, आयुर्वेदा होके आया, उसी तरह से हमारा ये मोटा अनाज जो लुप्त हो रहा था उसको वापस पूरी दुनिया के अंदर पहचान दिलाने के लिए ये साल मनाया जा रहा है और इसके लिए सीधा प्रयास है वो प्रधानमंत्री जी का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था और अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। और इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है आप देखिए। ये अभी जैसे हमारे इस फार्म पे मिट्टी के बर्तनों में 10 तरह के बाजरे के बिस्किट, बाजरा है, जवार है, मक्का है, रागी है। रागी हमारे यहाँ राजस्थान में कम हो रही है, तो इससे राजस्थान के किसानों को क्या फायदा होगा। जो हमारा बाजरा 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए बिकता था, अब पिछले समय आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर भी मोटे अनाज की प्रोडक्ट बने थे और सभी सांसदों ने उसका लुत्फ उठाया था। तो इस तरह से बाजरे की डिमांड बढ़ेगी तो किसानों का जो 12-15 रुपए था वो 24-25 रुपए जाएगा, तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा है कि प्रोसेसिंग के अंदर जो छोटी यूनिट के लिए सब्सिडी दे रही है उसका भी किसान फायदा उठा के, जैसे हम इस फार्म पे पिछले टाइम बाजरे के बिस्किट है, बिस्किट के अलावा नमकीन बनाई, हमने खिचड़ी बनाई, राबड़ी जो राब है बहुत फेमस है, VIP 5 स्टारों के अंदर तो एक कप ही है वो 80-90 रुपए का मिल रहा है, वो बनाई। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एग्री टूरिज्म के लिए टूरिस्ट आते हैं उनको बाजरे का चूरमा और बाजरे की खीर बनाकर भी हम खिला रहे हैं। तो इस तरह से बाजरे के 10-15 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। उसके अलावा अगर किसान चाहे
ये जो मुरमुरे हैं, कुरकुरे हैं या जो दूसरे पोहे टाइप हैं, इस तरह की भी बाजरे और मोटे अनाज के बनाकर, और किसान है वो खुद एग्री टूरिज्म पे काम करता है तो वो वहाँ खिला सकता है। अदरवाइज मोटा अनाज पैदा करके जो कीमत नहीं मिल रही थी वो उसको पूरी की पूरी किसान की कीमत भी मिलेगी, कीमत ही नहीं मिलेगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा क्या है कि हम मोटा अनाज बोने में डरते थे किसान, हालांकि इसमें पानी की लागत कम है, खाद कम चाहिए, लेबर कम चाहिए, और उसके अलावा पशुओं को चारा और मिल जाता है इससे, मोटे अनाज के जो वेस्ट होता है उससे। तो इस तरह से अगर कीमत और मिलने लग जाएगी तो किसान इसको ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज को पैदा करेंगे और बेचेंगे। मोटे अनाजों को उगाने में कम पानी और कम मेहनत लगती है। वहीं इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डालने की अधिक जरूरत नहीं होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान नहीं होता है। वहीं इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में कुपोषण को दूर करने में मोटे अनाज काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इनके सह उत्पाद बनाकर बेचने पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखिए इसमें आयरन, कैल्शियम। मैं मेरी बात करूं तो मैंने 9वीं क्लास तक बाजरा खाया था, और अभी भी मैं रात की बाजरे की ठंडी रोटी है वो सुबह गर्म करके और दही के अंदर चूर के डेली इसका ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। और अब मेरा हीमोग्लोबिन आप देखिए 15.5 है, और यही सीधा कारण है, डॉक्टर कह रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा मोटा अनाज खाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और इससे लागत भी कम आएगी। किसान पैदा करेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी और उनके खर्चे भी कम होंगे। तो किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि मोटे अनाज को वापस सरकार प्रमोट कर रही है, आप इसको अधिक से अधिक लगाइए, उगाइए, पैदा करिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे टेम्पो में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक यहां सलासर हाईवे पर मरडाटो मोड़ के पास देर रात ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा लोडिंग टेम्पो खाई में गिरा, जिसके बाद आग लग गई। जैसलमेर के पोखरण थाना क्षेत्र में बाबा रामदेव के मेले में आगाज से पहले ही चोर गैंग सक्रिय है। पोखरण पुलिस थाने के सामने कपड़े की दुकान को चोरों ने निशाना बना दिया। जोधपुर डिस्कॉम जैसलमेर कार्यालय के एसई जीवन राम गर्ग को जिला मुख्यालय और सहायक अभियंता प्रदीप बारूपाल को सम्मानित किया गया। एसई और सहायक अभियंता का डिस्कॉम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। विधानसभा चुनाव 2023 से पूर्व कांग्रेस नेत्री सुनीता भाटी और कांग्रेस नेता कनक सिंह भाटी जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधान सुनीता भाटी 2008 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनक सिंह भाटी 2003 में जैसलमेर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। कोटा में एक मकान की रसोई में बाटी के अवन में कोबरा घुस गया। कोबरा को देखकर परिवारजन दहशत में आ गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि और प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्म जयंती पर काव्य गोष्ठी ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मौसम में बदलाव होते ही अक्सर पशु कई घातक रोगों की चपेट में आने लगते हैं, जिनके इलाज में काफी खर्च होता है। एक ऐसा ही रोग है गलघोटू। बारिश के मौसम में अक्सर पशु इस रोग का शिकार हो जाते हैं। तो पशुपालक इसकी रोकथाम और बचाव कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे एक अज्ञात बीमारी जिसके बारे में बोलते हैं कि अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु दर बहुत बढ़ गई है और अभी ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जो गर्मी थोड़ी सी होती है और अचानक बारिश आ जाती है, वातावरण में आर्द्रता आ जाती है, इसमें कीटाणु बढ़ने लगते हैं। तो अज्ञात बीमारी तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अनुमान से कहें तो गलघोटू एक बीमारी है जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसान भाइयों, गलघोटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत का रोग है।
यह गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। यह रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपनी चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो गायें जो हैं या जो पशुधन है वो अगर चरने जाते हैं या अपना खाना खा रहे हैं या स्टॉल फीडिंग भी हो रही है तो वो शाम के समय में चर के आते हैं तो वो उस समय ठीक रहते हैं। रात तक में उनके गले से गला फूलने लगता है और नाक से आवाज़ आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया हो जाता है। शाम तक में रात तक में ये डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही आपको पता चले कि ये नाक से इसमें पानी आ रहा है, आवाज़ जो है घों घों की आवाज़ आ रही है, नाक से आवाज़ आ रही है, ठीक से बुखार काफ़ी तेज़ है, खाना नहीं खा रहा है, तो अगर हम तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे तो हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 2-3 घंटे या 5 घंटे भी लेट हुआ तो वो मृत्यु हो जाती है, तुरंत निमोनिया हो जाता है और वो मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर किसान भाइयों को लगता है कि कोई अज्ञात बीमारी शाम तक सही था और सुबह में मर गया। तो ये इस तरह से गलघोटू का बहुत आक्रामक बीमारी होती है और कंटेजियस है, मतलब छुआछूत की बीमारी है। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। इसके अलावा पशुशाला की नियमित साफ सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाओं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उसकी धुलाई करें। इसके अतिरिक्त पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पैर अच्छी तरह साफ करने के बाद ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। मवेशी को साफ बर्तन में पानी भरकर पीने को दे। मवेशियों के शरीर की सफाई का पूरा ध्यान दे। उपचार भी है लेकिन इसका बचाव भी है। बचाव के लिए हम लोग के पास टीका है। टीका जो है गलघोटू का टीका उपलब्ध है। ये गलघोटू के लिए टीका का नाम गलघोटू का टीका, एचएस का टीका, एचएस इंग्लिश में नाम है, ऐसे गलघोटू का टीका इसी नाम से उपलब्ध है। बहुत सी कंपनियां बनाती हैं लेकिन इसी के नाम से गलघोटू के टीके के नाम से उपलब्ध है। और वो 2 से 3 ml उसमें चमड़ा में या मांस में दीजिए। थोड़ा सा सावधानी इस चीज़ में रखना पड़ता है कि वो ठंडा में लाना पड़ेगा आपको अपने घरों तक, और ठंडे समय में जब दिन का तापमान ठंडा रहे उस समय, शाम के समय में जनरली हम लोग टीकाकरण करते हैं और तब तक इसको बर्फ में इस टीका को रखना आवश्यक होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वो खबर कि कविताओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेता अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री ओटाराम दिवासी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ओटाराम जातीय एकता की बात कर रहे हैं। जयपुर में ट्रेन संख्या 14717 हरिद्वार एक्सप्रेस से ट्रेन से पत्थर टकरा गया। एक परिवार ने बताया कि एक बड़ा पत्थर एसी के शीशे से टकराया और शीशा चकनाचूर हो गया। उत्तराखंड के देहरादून के विकासनगर तहसील के लांघा जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। जाखन गांव में 16 परिवारों के 50 लोग रहते हैं। घटना के दौरान किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बाग का उचित प्रबंधन करते हैं, लेकिन किसान आम के बागों की तरफ कुछ विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आम के बाग में एक साल फल आते हैं और दूसरे साल फल नहीं आते हैं। यानी कि आम के बागों में एकांतर फलन की समस्या रहती है, जिससे बागवान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये समस्या क्यों आती है और इसका समाधान क्या है, जिसके बारे में विस्तार से बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। हमको प्रयास करना है सर्वप्रथम आम में उन टहनियों की कटाई छटाई करनी है जो टहनियाँ एक दूसरे से सटी हुई हैं, और जिस टहनी में बीमारी है उस टहनी को काट छांट के हटाना है। बहुत मोटी टहनी का कटाई नहीं करनी है, पतली पतली टहनियों का कटाई करना है। उन टहनियों का कटाई करना है जो टहनी एक दूसरे पर छाया कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप किसान भाइयों के लिए कटाई छटाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि अगर कटाई किसान हमारे कर रहे हैं तो जिस वृक्ष के सामने हम लोग खड़े हैं उस वृक्ष में आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर वाले भाग में काट करके इसको हल्का किया गया है। ऊपर वाले भाग को, कहने का मतलब कि जो इसका केंद्र है, सेंटर है, उसको खोल करके खोला गया है, बीच वाले तना को काटा गया है ताकि पूरे के पूरे पौधे पर धूप पड़े, और जो अंदर वाले लाइनिंग है जिसमें कि फल नहीं लगता है, धूप नहीं लगने के कारण मंजर नहीं आता है, उन सब पर भी मंजर आए। कटाई छटाई का काम करने से ही आगे अच्छा फलन होगा, और इन शाखाओं की छटाई जरूर करें जिन पर पिछले वर्ष फल आया था, और कटाई छटाई करने के बाद संभव हो तो बाग में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे जरूर कर दें, जिससे आगे बाग में रोग न लगे। कटाई छटाई के बाद पूरी उम्मीद रहती है कि सभी पेड़ों पर फ्रूट बर्ड्स आएंगे, क्योंकि इन्हीं पर आगे बौर और फलन होंगे। लेकिन आपको लगता है कि कटाई छटाई के बाद भी कई वृक्षों पर फल नहीं आते, तो उस दशा में हार्मोन्स का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे कारगर हार्मोन्स साइक्लोब्यूटाजॉल है, जो कई नामों से बाजार में मिलता है। इसका प्रयोग सितंबर में ही किया जाना चाहिए। अगर आपके पेड़ की उम्र 5 से 10 वर्ष के बीच है तो 8 से 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर दवा का घोल तैयार करें, और अगर 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले पौधे हैं तो 25 मिलीलीटर दवा लें और 35 से 40 लीटर पानी में घोल तैयार करें। इस घोल का प्रयोग जड़ के पास ही करना है, और प्रयोग करने के बाद लगातार बौर आने तक नमी बनाए रखना है। अगले साल से इस हार्मोन्स की आधी मात्रा दें, तीसरे साल से 3/4 कर दें, चौथे साल प्रयोग नहीं करना है, 5वें साल यही क्रम दोहराएं। ऐसा करने से आपके बाग में हर साल फलन होने लगेगा और आम का उत्पादन भी अच्छा होगा। किसान भाइयों के लिए अभी बहुत ही समुचित समय है कि इन सारे चीजों का प्रबंधन वो करे। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बाई का पास, जिला जयपुर के राजा राम ने। आपने सोलर पंप सेट पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यहाँ अंश। मैं ये बताना चाहूँ कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है।
इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई 3-4 मेजर कंपोनेंट्स है, एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं। उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है, इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ़ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद फिर अगर हम कई जगह हम डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मोटर चलाने के लिए, तो उसमें आपका जो वातावरण हमारा बहुत प्रदूषित होता है। तो हमारी भारत सरकार आजकल मौसम अनुकूल खेती पे भी बहुत ध्यान दे रही है। तो उनका ये कहना है कि कृषि से जो भी हमारा पॉल्यूशन हो रहा है तो वो हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, तो और मौसम अनुकूल खेती होनी चाहिए। तो इससे ये भी होता है कि हम अगर डीजल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपका जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होगा। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।